सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले मैंने आपको दोस्तों एक बाल विकास का जो कि देखिए किसी भी सब्जेक्ट, चाहे वो शिक्षण अधिगम हो चाहे वो बाल विकास हो, ठीक है, दोनों सब्जेक्टों में अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इसके में, तो दोस्तों इसका शिक्षण का अर्थ और इसकी जो परिभाषाएं यानी शिक्षण अधिगम की परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी पर्टिकुलर एक वैज्ञानिक को ही पूछ लेता है। तो मतलब ये चीज़ें हमको बहुत नॉर्मली और सबसे फर्स्ट स्टेज होता है हमारा, सबसे पहला जो टॉपिक होता है यही होता है। जैसे कि मैंने बाल विकास में आपको बताया था कि बाल विकास की परिभाषाएं, उसका अर्थ और अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार उनकी परिभाषाएं, अगर किसी पर्टिकुलर वैज्ञानिक के बारे में पूछा जाता है तो वो उसने बाल विकास के बारे में क्या कहा था उसको भी मैंने आपको बताया था। तो सेम उसी तरह की हमारी ये वीडियो दोस्तों होने वाली है इकाई फर्स्ट, जो कि दोस्तों बाल विकास है, ठीक है, सॉरी इकाई फर्स्ट शिक्षण एवं संप्रेषण जो है वो यानी टीचिंग एंड कम्युनिकेशन जो है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, बाकी हम लोग आज के इस वीडियो में शिक्षण का अर्थ और परिभाषा देखेंगे। शिक्षण का अर्थ क्या होता है? शिक्षण का एक ही अर्थ होता है। क्या होता है दोस्तों शिक्षण का अर्थ? वो होता है कि शिक्षण क्या है भाई? शिक्षण द्विमार्गीय प्रक्रिया है। क्या है शिक्षण? एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। सबसे पहली बात ये हो गई ना कि उसके विचारों का आदान प्रदान होना, ठीक है, ये एक क्या है? द्विमार्गीय प्रक्रिया है। उसके बाद शिक्षण का अर्थ यानी शिक्षण का अर्थ पढ़ाना, शिक्षा देना, ज्ञान देना, ये सभी होते हैं। यानी यह शिक्षक शिक्षार्थी की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अंतःक्रिया है एवं इस अंतःक्रिया का माध्यम पाठ्यवस्तु होती है और इस प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षार्थी को निर्धारित विषयों में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हेतु ज्ञान एवं कुशलता प्रदान करता है। अगर यहीं पर बात करते हैं दोस्तों कि अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षण की परिभाषाएं क्या हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है और एक प्रश्न आपका जरूर बनता है। एक चीज़ आपको पता होगा कि शिक्षण अधिगम जो होता है दोस्तों 50 नंबर का पेपर होता है, जिनमें से आपको दोस्तों 25 नंबर अनिवार्य रूप से लाने हिलाने होते हैं। 24 नंबर ले आते हो आप लोग तो क्या होता है दोस्तों, बैक लग जाता है, यानी फिर से इसका एग्जाम देना पड़ता है। तो कोशिश हम लोग ये करके चलेंगे, अगर आप बहुत कमज़ोर हैं पढ़ने में तो मतलब 25 नंबर तो अनिवार्य रूप से आने ही आने चाहिए। बाकी तो यहाँ पर दोस्तों 40 प्लस नंबर तो हैं वो आते ही आते हैं स्टूडेंट के, ठीक है। तो अगर हम शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के ऊपर नज़र डालते हैं तो सबसे पहली परिभाषा जो होती है दोस्तों वो बीओ स्मिथ के अनुसार होती है। बीओ स्मिथ के अनुसार बीओ स्मिथ जो है उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है यहाँ पर कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है। शिक्षण क्या है? शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता को जागृत करती है। किसको जागृत करती है सर? सीखने की उत्सुकता को जागृत करती है। सीखने की उत्सुकता को जागृत करती है। सिंपल सा हो गया। अगर आपसे सिर्फ पूछता है कि बीओ स्मिथ की परिभाषा बताइए, शिक्षण अधिगम की परिभाषा बताइए बीओ स्मिथ के अनुसार, या बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण अधिगम की परिभाषा बताइए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। सेम अगर यहीं पर आ जाता है दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षण की परिभाषा बताइए, तो उसमें आप बीओ स्मिथ का भी लिख सकते हो, आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ रायबर्न के अनुसार ये भी लिख सकते हो, बर्टन के अनुसार ये भी लिख सकते हो, मतलब जिसका भी आपको याद है उसका आप लिख सकते हो। लेकिन अगर पर्टिकुलर की बात की जा रही है यहाँ पर, तो पर्टिकुलर में आपको अगर बीओ स्मिथ पूछ रहा है तो बीओ स्मिथ की भी परिभाषा लिखनी पड़ेगी। अगर रायबर्न का पूछ रहा है तो रायबर्न की ही परिभाषा लिखनी पड़ेगी। अगर बर्टन का पूछ रहा है तो बर्टन की ही परिभाषा लिखनी पड़ेगी। ये चीज़ ध्यान हो गया ना। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर रायबर्न के अनुसार यानी कि शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु होते हैं, शिक्षक, बालक और पाठ्यवस्तु। 3 बिंदु कौन कौन से होते हैं? शिक्षक होता है, बालक होता है और पाठ्यवस्तु होता है। यानी शिक्षण क्या है? इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। क्या है सर? शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है अकॉर्डिंग टू रायबर्न के अनुसार। यानी शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु होते हैं, कौन कौन से? पहला शिक्षक होता है, बालक होता है और पाठ्यवस्तु होता है। शिक्षक, बालक और पाठ्यवस्तु होता है और शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। शिक्षण क्या है? इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है, ठीक है। ये हो गई हमारी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों थर्ड नंबर बर्टन के अनुसार। थर्ड नंबर किसके अनुसार सर बात करते हैं? बर्टन के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो बर्टन के अनुसार यहाँ पर क्या परिभाषा बताई गई है? बर्टन ने कहा है कि शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन मार्गदर्शन, दिशा बोध और प्रोत्साहन है।
ये क्या है, बर्टन के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू बर्टन। अकॉर्डिंग टू क्लार्क के अनुसार क्या बताया गया है, यानी क्लार्क के अनुसार बताया गया है कि शिक्षण प्रक्रिया बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु, बालकों के व्यवहार में क्या सर, परिवर्तन लाने हेतु, क्या परिवर्तन लाने हेतु निर्मित व प्रदर्शित की गई है, निर्मित व प्रदर्शित की गई है, अकॉर्डिंग टू क्लार्क हो गया। तो भाई साहब अगर यहाँ पर बात करते हैं BF स्किनर के अनुसार, BF स्किनर के अनुसार यहाँ पर ये बताया गया है शिक्षण पुनर्वरण की आकस्मिकताओं का क्रम है, और BO स्मिथ के अनुसार यही है कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित प्रक्रिया है। देखिए अगर आपका यहाँ पर पूछा जाता है शिक्षण से रिलेटेड, तो शिक्षण से रिलेटेड अगर आपका पूछ लिया जाता है कि शिक्षण, BO स्मिथ के अनुसार शिक्षण की परिभाषा बताइए, रायबर्न के अनुसार बताइए तो रायबर्न वाली लिखना है, अगर बर्टन की पूछता है तो बर्टन की लिखना है, क्लार्क की पूछता है तो क्लार्क की। लेकिन अगर ये पूछता है सिर्फ और सिर्फ शिक्षण की परिभाषा बताइए, तो उनमें से आप इनमें से किसी भी वैज्ञानिक की जो आपको आसान लगती है, आराम से याद है, उसको आप लिख के आ सकते हो, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इसके क्षेत्र एवं प्रकृति के बारे में, इसके यानी शिक्षण के क्षेत्र एवं प्रकृति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके निम्नलिखित हैं। ठीक है, इसकी प्रकृति, शिक्षण की प्रकृति आधार क्या है, निम्नलिखित है। पहले शिक्षण एक स्वोद्देशीय प्रक्रिया है, दूसरी शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया भी होती है, और इसकी प्रकृति कला विज्ञान दोनों में है। इसके देखिए 10-12 पॉइंट हैं। ठीक है, 10 पॉइंट हैं। तो अगर ये आपका प्रश्न अति लघुत्तरी में पूछा जाता है तब आप इनके अगर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लिख देते हो, क्रियाशीलता बनना, शिक्षण मनुष्य का समायोजन के योग्य बनाता है, ठीक है, इनके अगर आप पॉइंट लिख देते हो तब भी आपका 1 नंबर जो है वो मिल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं इसके लघुत्तरी वाले पोर्शन की, तो लघुत्तरी वाले पोर्शन में अगर आप इनमें 4 से 6 पॉइंट लिख देते हो, 4 से 6 पॉइंटों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देते हो, तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि 2 नंबर का होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है यहाँ पर शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं, यानी शिक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। पहले अगर बात करते हैं अधिगम, यानी सीखने में सहायक, हेल्पफुल इन लर्निंग। ठीक है, यानी शिक्षण वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षार्थियों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता है, और शिक्षण के द्वारा क्या किया जाता है, शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी विभिन्न विषयों को सीखते हैं और जिनकी आवश्यकता उनका सर्वांगीण विकास करने में होती है। दूसरा इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन, यानी सूचना संप्रेषण क्या होता है, ये भी अपने आप में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सूचना संप्रेषण यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी शिक्षण वह प्रक्रिया है जो संभवतः किसी भी परिवेश में हो सकती है। ठीक है, किसी भी परिवेश में ये हो सकती है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संप्रेषण किया जाता है। यह ज्ञानार्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है। ज्ञानार्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है क्या, शिक्षा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहीं पर इसके 3rd नंबर पॉइंट की, जो कि कौशल क्षमता का विकास, स्किल कैपेसिटी डेवलपमेंट जो होता है, कौशल क्षमता का विकास, शिक्षणों द्वारा छात्रों में कौशल क्षमता का विकास किया जाना। ठीक है, और छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन किया जाना। उसके बाद बेहतर संबंधों का निर्माण, बिल्डिंग बेटर रिलेशंस जो हैं। उसके बाद उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति। उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है सामाजिक विकास, और उसके बाद अनुकूलन में सहायक और व्यावसायिक प्रक्रिया। ये इसके 9 पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, अगर आपको ये पॉइंट याद हो जाते हैं तो आप बेझिझक आप बना के लिख सकते हो, और उसमें 1-2 लाइन तो आप लिख ही सकते हो। अगर आपके पॉइंट आपके पकड़ है, पॉइंट के ऊपर अगर आपकी पकड़ है तो आप 2 लाइन तो आराम से लिख ही सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ना सामाजिक विकास क्या है, सोशल डेवलपमेंट। तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षक और छात्रों के बीच ही एक संपादित होती है। ये सिर्फ किसी के बीच नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षक और छात्र के बीच ही होती है। उत्तम शिक्षण के द्वारा व्यक्ति व समाज दोनों ही उन्नति करते हैं, और उत्तम शिक्षण सहानुभूति होती है। ये हमारा सामाजिक विकास हो गया। तो मतलब कहने का मतलब, अगर आप इनके पॉइंटों पे नज़र डालते हो, पॉइंटों के गहराइयों में जाते हो, पॉइंटों को समझते हो, तो 2-3 लाइनें तो आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, उतना बड़ा उतना वो सब्जेक्ट नहीं है कि मतलब आप डर जाइए इस सब्जेक्ट से। ठीक है, शिक्षण अधिगम पहली बार पढ़ रहे हो तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है ना, शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। तो शिक्षण के उद्देश्य बेसिकली जो है वो अति लघुत्तरी में आपका पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा जो मैंने देखा तो ये अति लघुत्तरी में पूछा जाता है, मतलब 1 नंबर का प्रश्न। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें से अगर आप 4 पॉइंट लिख देते हो तो आपका काम हो जाएगा। क्या, शिक्षण का उद्देश्य एक संपूर्ण मानव का निर्माण करना है ताकि उसके अस्तित्व का प्रत्येक पक्ष पूर्णतः विकसित हो सके। दूसरा, छात्रों में स्वयं उचित निर्णय लेने का गुण विकसित करना।
तीसरा यहाँ पर शिक्षण द्वारा छात्र के आंतरिक एवं बाह्य अनुभवों से सामंजस्य स्थापित करना। और चौथा आप ये भी लिख सकते हो कि छात्र की मानसिक शक्तियों का विकास करना। और पांचवा आप कोई भी लिख सकते हो, मतलब 4-5 पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा, क्योंकि अति लघु उत्तरी है तो 4-5 पॉइंट में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम लोग कुछ इसके अति लघुत्तरी प्रश्न जो लास्ट में है, ठीक है, अति लघुत्तरी प्रश्न इसी टॉपिक से रिलेटेड है या कह लीजिए चैप्टर से रिलेटेड है, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पर संप्रेषण का क्या अभिप्राय है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है संप्रेषण का क्या अभिप्राय है। तो संप्रेषण का अभिप्राय क्या होता है, यदि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो सूचना या जानकारी दी जाती है और दूसरा व्यक्ति उसे अच्छी तरह से या समझ लेता है तो वह संप्रेषण कहलाता है। भाई हमारे आपके बीच में संप्रेषण हो रहा है, ठीक है, ये संप्रेषण हो रहा है, लेकिन अगर वही क्या किया जाए, भाई हम आपको बता रहे हैं कि संप्रेषण क्या है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से आपको समझा रहा हूँ। लेकिन आप अगर संप्रेषण नहीं समझ पाते हैं तो ये हमारे और आपके बीच संप्रेषण नहीं हुआ। ठीक है, संप्रेषण कब होता है, जब हम आपको संप्रेषण के बारे में बता रहे हैं, जैसे या फिर ये संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आपको अगर बता रहा हूँ, तो अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, ठीक है, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो भी सूचना जानकारी दी जाती है कि भाई मैं आपसे बता रहा हूँ कि आज, ठीक है, अगर मैं आपसे बता रहा हूँ भाई यहाँ पर कि आज 12 नवंबर है, और अगर आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है, अगर अच्छे से समझ लेते हैं तब हमारे और आपके बीच संप्रेषण हो जाता है। ठीक है, ये चीज़। अगर बात करूँ मैं दूसरे क्वेश्चन की, तो संप्रेषण संपूर्ण कब माना जाता है, तो संप्रेषण संपूर्ण कब माना जाता है, यानी शिक्षक द्वारा बताई गई बात को छात्र अच्छी तरह समझकर उसका सही उत्तर देता है तो शिक्षक समझ जाता है कि बताई गई विषय वस्तु छात्र ठीक से समझ गए हैं, और इस तरह संप्रेषण के लिए शिक्षक और बच्चे दोनों की बराबर की भागीदारी आवश्यक होती है। अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है यहाँ पर, वो दोस्तों यहाँ पर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर कि संप्रेषण के प्रमुख घटकों का नामोल्लेख कीजिए। तो संप्रेषण के 3 घटक होते हैं, पहला प्रेषक, संदेश और ग्राही। प्रेषक क्या दे रहा है, दूसरा वो चीज़ संदेश दे रहा है, तीसरा क्या कर रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है, उसको समझ रहा है या उसको ले रहा है। ठीक है, प्रभावी संप्रेषण में कौन कौन सी बाधाएं आती है, तो प्रभावी संप्रेषण में निम्न बाधाएं आती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले अगर बात करते हैं शिक्षक की भाषा एवं उच्चारण, दूसरा श्यामपट्ट लेख एवं वर्तनी संबंधी दोष, और बच्चों की रुचि एवं जिज्ञासा, अध्यापक की मुख मुद्रा एवं हाव भाव तथा बच्चों से दूरी। ये सभी हमारे 5 पॉइंट क्या आ जाते हैं, ये प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं आ जाती हैं। प्रभावी संप्रेषण की बाधाओं के अंतर्गत ये हमारा आ जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न की, वैयक्तिक संप्रेषण के 2 लाभ बताइए। 2015 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, वैयक्तिक संप्रेषण क्या होता है, तो वैयक्तिक संप्रेषण के 2 लाभ कौन कौन से हो जाते हैं। पहले बात करते हैं यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति, दूसरा सही भाषा तथा सही उच्चारण, ये इसके 2 लाभ हो जाते हैं। संप्रेषण की उपयुक्त परिभाषा दीजिए, तो संप्रेषण से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर उठते हैं, तो इस टॉपिक को तो आपको क्लियर ही कर लेना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा 2015 में पूछा गया है। क्या पूछा गया कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त विचारों तथा संदेशों को समान तथा सही अर्थों में समझने और प्रेषण करने में उपयोग करते हैं। संप्रेषण की ये उपयुक्त परिभाषा हो गई है। कभी कभी संप्रेषण की परिभाषा भी पूछी जाती है, जैसे कि आपको पता 2015 में पूछा गया था। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको जरूर याद रखना है। क्रियाशीलता के सिद्धांत में फ्राबेल के विचार लिखिए। तो फ्राबेल क्रिया द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के पक्ष में थे। उनकी किंडरगार्टन प्रणाली में क्रियाशीलता को विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है, किंडरगार्टन प्रणाली आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ाया जाएगा आपको, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगला हो जाएगा प्रश्न आप यहाँ पर कि शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है। 2015 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो सबसे पहले बी डी भाटिया के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अभिप्रेरणा का सिद्धांत बी डी भाटिया के अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार क्या बताया गया है कि प्रेरणा बालक में रुचि उत्पन्न करती। क्या करती, प्रेरणा जो है बालक में क्या करती है भाई साहब, रुचि उत्पन्न करती है, और वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है। अगर किसी स्टूडेंट को मैथ पहली बार पढ़ाई जा रही है और उसमें उसको समझ में आ रहा है, उसमें वह रुचि लेने लगता है, तो उस सब्जेक्ट को पर्टिकुलर वो बहुत ध्यान से पढ़ेगा, याद करेगा और उसमें ध्यान मग्न होकर कार्य भी करता है। इस प्रकार सीखने का कार्य जो है वो सरल हो जाता है, भले ही आगे कितने ही कठिन कम सवाल ना हो। ठीक है, ये चीज़।
अगला हो जाएगा यहाँ पर कि लोकतांत्रिक आचरण के सिद्धांत से क्या आशय है। तो वर्तमान में शिक्षक की भूमिका एक तानाशाह की ना होकर के एक मित्र के रूप में होनी चाहिए, एक परामर्शदाता के रूप में मानी जाती है, एक सहयोगी के रूप में मानी जाती है, ताकि उससे बच्चों की अपनी क्षमता, योग्यता, रुचि एवं आवश्यकता के अनुरूप विकास के समान अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, उसकी शंकाओं के समाधान के लिए प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस प्रकार बालक शिक्षक को अपना शुभ चिंतक या हितैषी मानकर कठिन तथ्यों को सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये लोकतांत्रिक आचरण के सिद्धांत की यहाँ पर बात की जा रही है मेरे भाई। आगे बात करते हैं यहाँ पर रायबर्न के अनुसार। रायबर्न के अनुसार विभाजन का सिद्धांत क्या है। तो एक विभाजन अथवा पद दूसरे विभाजन तक पहुँचा देता है, जिसके फलस्वरूप कक्षा के लिए समझना सहज बन जाता है। शिक्षण सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है शिक्षण सूत्र क्या होता है भाई। शिक्षण सूत्र किसे कहते हैं, शिक्षण सूत्र क्या होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर कि शिक्षण एक कला है। शिक्षण क्या है, एक कला है, और इस कला का सही ढंग से निर्वाह करने के लिए यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक का समावेश किया गया है। और शिक्षण कला की वैज्ञानिकता से आशय यह है कि इसके संपादन की विधि को ध्यान में रखा जाए और भिन्न शिक्षा शास्त्रियों में शिक्षा देने के लिए बहुत से नियम दिए गए हैं, जिन्हें शिक्षण सूत्र कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, शिक्षण सूत्र जरूर याद रखिएगा। शिक्षण सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो शिक्षण सूत्र 11 प्रकार के होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा, और उन्हीं सूत्रों में से अगर शिक्षण सूत्र के 2 मैं सूत्र आपको बता दूं तो सरल से जटिल की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर ये भी पूछ लिया जाता है। तो मतलब शिक्षण से रिलेटेड देखिए, शिक्षण के सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। तो उसके बाद उसमें ये भी पूछ सकता है कि भाई साहब शिक्षण के 2 सूत्र लिखिए। उसमें ये भी पूछ सकता है शिक्षण के 11 सूत्र कौन कौन से हैं। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि ये कौन सा सूत्र है। ठीक है, तो मतलब काफ़ी तरह से क्वेश्चन घुमा के आपके पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल तो आपको पता ही हाई ही होने वाला है। और उसमें से एक और टॉपिक आपका ये भी पूछा जा सकता है, उसमें से एक सूत्र उठा लिया जाएगा और उस सूत्र पर किस तथ्य पर आधारित है ये भी पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है, 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो यहाँ पर क्या है कि बालक ने जो कुछ सीख लिया वही उसको ज्ञात है। बालक ने जो भी सीखा है उसको वही ज्ञात है। भाई कोई चीज़ है, अगर हम जो चीज़ को सीखेंगे हमको याद वही होगा। ठीक है, ये चीज़ जरूर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्या करता है, उसको ज्ञात है। और अगर बात करते हैं इसी ज्ञात या पूर्व, इसी ज्ञात या फिर पूर्व ज्ञान के सहारे वह नया ज्ञान प्राप्त करता है, और यह क्या होता है, शिक्षण सूत्र इसी सूत्र पर आधारित है या इसी तथ्य पर आधारित है। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कर देना। इस वीडियो को दोस्तों आप लोग दोस्त मित्रों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि शिक्षण अधिगम की पहली क्लास यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने क्या देखा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि भाई शिक्षण की परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारा बनता ही है। शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण का अर्थ, और उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अति लघुत्तम प्रश्नों को देखा हमने। ठीक है ना, तो इस वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।